नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है वो अच्छा हुआ होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी एंड आपका यूपीपीएससी और ओएआरओ लाइनअप है। ओके, आपके एग्ज़ाम वो होने वाले हैं, तो साइंस उन दोनों में ही आपसे पूछी जाती है। इस वीडियो में साइंस के ही टॉप 200 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर ऑलरेडी बायो की मैराथन क्लास अवेलेबल है, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ओके, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक सम्मेलन दुनिया में पारा विषाक्तता को नियंत्रित करने के लिए गठित किया गया था? ऑप्शन है आपके बेसल सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मिनामाता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल। क्या होगा करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मिनामाता सम्मेलन। ओके, मिनामाता सम्मेलन एक ये अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए डिज़ाइन की गई है। ओके, इस सम्मेलन का नाम आपका जो जापान का शहर है उसके नाम पर रखा गया है, जो कि आपका जो पारा है यानी मरकरी है उससे बुरी तरह प्रभावित है। इसलिए इसका नाम मिनामाता सम्मेलन है। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग डिश वॉशर के रूप में या मशीनों को धोने के लिए किया जाता है? ओके, ऑप्शंस हैं आपके पराश्रव्य, अपश्रव्य, उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा ऑप्शन आपको बताना है। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक आपके वेव्स। ओके, जितने भी डिश वॉशर होते हैं या मशीन होते हैं उन्हें धोने के लिए इन वेव्स का यूज़ होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किसी वस्तु का जड़त्व वस्तु का कारण बनती है। इसकी चाल बढ़ाने के लिए, इसकी चाल को कम करने के लिए, इसकी गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करने के लिए या फिर घर्षण के कारण धीमी होने के लिए। किसी वस्तु का जड़त्व वस्तु का कारण बनती है, आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसकी गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने के लिए। ओके, इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, न्यूटन का ये पहला नियम है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत वाला बताना है। ओके, हीटर के तार में उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और गलनांक होता है। इन दोनों फ्यूज तार के स्थान पर एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च और तथा गलनांक निम्न होता है। प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होता है। अगला ऑप्शन है कि बंद परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्या होगा करेक्ट आंसर? यहाँ पे एक ये टर्म आया है एमसीबी। एमसीबी का फुल फॉर्म आपसे स्ट्रेट पूछा जाता है प्रश्न, तो अगर आपको नहीं पता है तो इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट बोर्ड, राइट। और करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बंद परिपथ में धारा प्रभावित नहीं होती। ये कथन आपका गलत है, राइट। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप एक स्प्रिंग को संकुचित करते हैं तो आप इस कार्य को करते हैं। स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी, गायब हो जाएगी, नियत रहेगी या फिर घटेगी? क्या स्थिति होगी?
सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ती है। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है एंगस्ट्रॉम की एक इकाई है। एंगस्ट्रॉम की इकाई क्या है? ओके, आपको बताना है एंगस्ट्रॉम की क्या इकाई है। तरंगदैर्घ्य, ऊर्जा, आवृत्ति या फिर वेग, यानी वेवलेंथ, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी या फिर वेलोसिटी। क्या है करेक्ट आंसर? ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर 1। ओके, वेवलेंथ। बात करें एंगस्ट्रॉम की तो वो आपका ऐसे डिनोट किया जाता है, और एक एंगस्ट्रॉम में आपके 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, सो पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन है कि चीनी मिट्टी, कॉफ़ी मग और धातु की कढ़ाई में किस प्रकार की ऊष्मा संचरण विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं आपके संवहन, वाष्पशील, शीतलन, चालन, ऊष्मीय विकिरण। कन्वेक्शन, संवहन, वाष्पशील, शीतलन या फिर इवेपोरेटिव कूलिंग। ओके, चालन यानी कंडक्शन, ऊष्मीय विकिरण यानी थर्मल रेडिएशन। क्या होगा करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, चालन। ओके, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कंडक्शन। राइट, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश में देखे गए साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, क्यों? इसके लिए कौन सी घटना उत्तरदायी है? कारण क्या है आपको बताना है। ऑप्शंस है प्रकीर्णन, व्यतिकरण, विक्षेपण या फिर विवर्तन। स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस, डिस्पर्जन या फिर डिफ्रैक्शन। क्या होगा करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, व्यतिकरण यानी आपका इंटरफेरेंस। ओके, इंटरफेरेंस। सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है प्रकाश के तरंग सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन, क्रिश्चियन हाइगेंस, गैलीलियो गैलीली, जिनकारियास जेनसन। क्या होगा करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, क्रिश्चियन हाइगेंस। ओके, प्रकाश का तरंग का सिद्धांत इनके द्वारा ही प्रस्तावित किया गया था। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है व्हेल और हाथी जैसे जंतु किस आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करते हैं? पराश्रव्य, अपश्रव्य, पराध्वनिक या फिर ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ। राइट, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, सुपरसोनिक या फिर बोथ ए एंड बी, 1 एंड 2। क्या होगा करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अपश्रव्य। ओके, अपश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हेल और हाथी जैसे जंतु जो आवृत्ति होती है उनकी, वो इन्हें उत्पन्न करते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड्स। ओके, अगला प्रश्न है विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक आपको बताना है क्या है? कांच, कागज, कॉपर या फिर इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कॉपर, ऑप्शन नंबर 3। ओके,
कॉपर आपका एक धातु है और इसकी संयोजकता कोश मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसे सुचालक बनाते हैं, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, चुंबक के केंद्र में चुंबकीय बल का मान होता है उच्चतम, न्यूनतम, शून्य या फिर बराबर। सो करेक्ट आंसर क्या होगा बताना है आप। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शून्य, राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्युत घंटी निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत घंटी निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है, आपको बताना है किस सिद्धांत पर कार्य करती है। धारा के रासायनिक प्रभाव पर, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर या फिर ये सभी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, किसी वस्तु के आवेशित होने या नहीं होने के एक सुनिश्चित परीक्षण है, वो परीक्षण क्या है। आकर्षण, प्रतिकर्षण, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों, ना ही आकर्षण और ना ही प्रतिकर्षण। क्या होगा करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिकर्षण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियॉन साइन बल्ब में क्या होता है। ठोस, द्रव, अक्रिस्टलीय ठोस या फिर प्लाज्मा। फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब में क्या यूज होता है, आपको बताना है, क्या प्रेजेंट होता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ओके, प्लाज्मा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झूले की गति किस गति का उदाहरण है। रेखीय, वक्रीय, दोलनी या फिर घूर्णी। झूला किस गति का एक उदाहरण है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोलनी, ओके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस एल्कोहल को कास्ट स्पिरिट कहा जाता है। ऑप्शंस हैं आपके, बेंजील एल्कोहल, एथेनॉल, मेथेनॉल या फिर ग्लिसरीन। सो क्या होगा करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मेथेनॉल, ओके, जिसका आपका फॉर्मूला होता है CH3OH और इसे आपका कास्ट स्पिरिट भी कहा जाता है, राइट। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से क्या बनता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जिंक से होती है तो क्या बनता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी होता है NaOH और जिंक का हम सभी जानते हैं Zn उसका सिंबल होता है, ओके। सो सोडियम जिंकेट यानी Na2ZnO2 का, और सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला देख लीजिए, लिख लीजिए Na2ZnO2, ओके। और हाइड्रोजन गैस यानी H2 आपकी रिलीज होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, एल्डिहाइड के निम्न श्रेणी के सदस्य सभी अनुपातों में पानी के साथ मिश्रणीय होते हैं, क्यों। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, ओके। 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 Na2CO3.10H2O, ओके।
जिसका नाम आपका हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट होता है एंड इट्स ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, वायु दाब जितना कम होगा जल का क्वथनांक उतना ही होगा। कम अधिक क्वथनांक वायु दाब पर निर्भर नहीं करता या फिर निर्धारित नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि क्वथनांक क्या होता है। वह टेम्परेचर, वह ताप जिस पर किसी द्रव्य का वाष्प दाब उसके परिवेश के दाब के बराबर हो जाता है, यह आपका, और वह जो द्रव है वो वाष्प में संघनित हो जाता है, इसे आप क्वथनांक कहते हैं उस द्रव का। ओके, यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका होगा वो कम, राइट। कम इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। बात करें जल के क्वथनांक की, तो ये हम सभी को पता है कि जल का जो क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और केल्विन में देखें तो 373 केल्विन, राइट। ये है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि औरों तक भी ये वीडियो पहुँचे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयता प्रदर्शित करता है। ज्यामितीय, चलावयता, प्रकाशिक या फिर मध्यावयता। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाशिक समावयता। ओके, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्लोरोफॉर्म का सही रासायनिक सूत्र की पहचान कीजिए, यानी सही केमिकल फॉर्मूला बताना है आपको क्लोरोफॉर्म का। जैसा कि हम सभी को पता है कि क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन अस्थिर एक ईथर की तरह गंध के साथ ट्राइक्लोरोमीथेन का तरल व्युत्पन्न है। ओके, इसका जो आपका केमिकल फॉर्मूला यानी रासायनिक सूत्र है वो है आपका CHCl3, यानी ऑप्शन नंबर 1। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले जान लेते हैं कुछ और आपके महत्वपूर्ण फॉर्मूले आपसे पूछे जाते हैं। जैसा कि आपसे मीथेन पूछा जाता है, मीथेन का होता है CH4। ओके, अगला आपसे पूछा जाता है कभी कभी एथेन, तो एथेन का हो जाता है C2H6। ओके, एथेन हो गया। नेक्स्ट आपका है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का आपका फॉर्मूला हो जाता है CCl4। ओके, ये कुछ एक्स्ट्रा हुए जो आपसे पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मेंडलीव की आवर्त सारिणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ओके, नहीं आपसे पूछा गया है तो इसे आप ध्यान से पढ़ा करिए। नहीं वाला आपको जो स्टेटमेंट है वो ढूंढना है कौन सा करेक्ट नहीं है। इस आवर्त सारिणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर विकसित किया गया है। अगला है परमाणु द्रव्यमान के संबंध में विसंगतियों को दूर किया गया है। नेक्स्ट है अब तक अज्ञात तत्वों के लिए कोई स्थान नहीं है, या फिर हाइड्रोजन के लिए कोई उचित स्थान नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कथन सत्य जो नहीं है वो है ये। ओके, अब तक अज्ञात तत्वों के लिए कोई स्थान नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शंस हैं आपके ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। जो ड्राई आइस है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है। ओके, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फसलों में फल के निर्माण एवं उपज को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है।
फसलों में फल के निर्माण एवं उपज को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक बताना है। आनुवांशिक पर्यावरणीय दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों की सहभागिता। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव में निम्नलिखित में से किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन हैं आपके यकृत, अग्न्याशय, पित्ताशय, तिल्ली। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा तिल्ली। ओके, जिसे प्लीहा भी कहते हैं, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में जिसका नाम आपका स्प्लीन हो जाता है। ओके, और जितने भी जो स्पाइन वाले लोग वो हैं एनिमल, जीव, मनुष्य, जिनमें भी रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है उसमें स्प्लीन पाई जाती है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक पेड़ की आयु निर्धारित की जाती है उसके, यानी अगर कोई पेड़ कितना पुराना है, कितना नया है, ये सब कैसे डिसाइड किया जाता है? परिधि से, ऊंचाई से, विकास के छल्ले या फिर सामान्य दिखावट। सो जो पेड़ का तना होता है उसका उपयोग पेड़ की उम्र की गणना के लिए किया जाता है। पेड़ के तने के अंदर आपके कई सारे विकास के छल्ले मौजूद होते हैं जिससे कि हमें उसकी आयु का पता चलता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माइक्रोप्लाज्मा से होने वाले रोग की पहचान कीजिए। माइक्रोप्लाज्मा से होने वाला रोग क्या है? बैगन का छोटी पत्ती, केले का गुच्छेदार शीर्ष, पीली नस वाली मोज़ेक या फिर अनुवर्तकता मोज़ेक। सो माइकोप्लाज्मा से होने वाला रोग है बैगन की छोटी पत्ती, ऑप्शन नंबर 1। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन डीएनए में मौजूद नहीं होता है? गुआनिन, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डीएनए, जिसका फुल फॉर्म होता है डाईराइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, इसमें आपका एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन मौजूद होते हैं, लेकिन यूरासिल जो होता है ये आपका आरएनए में मौजूद होता है। ओके, सो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला है, क्रोन डिसीज़ वास्तव में एक विकार है। क्रोन डिसीज़, ओके, रीढ़ की हड्डी का विकार है कि पाचन का विकार है, श्वसन का विकार है या फिर मस्तिष्क का विकार है? सो जो क्रोन डिसीज़ है ये आपका डाइजेशन से रिलेटेड, यानी पाचन से जो रिलेटेड है वो एक विकार है। इसमें आपके पेट में दर्द, वजन घटना, एनीमिया, पेट का खराब होना आदि हो सकता है। राइट, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिनों में शामिल है। वसा में घुलनशील विटामिन आपके कौन से होते हैं बताना है? विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए या फिर बी मिश्रित विटामिन। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, विटामिन ए। ओके, जो आपके वसा में घुलनशील यानी फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं वो हैं आपके विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ओके, जो आपका विटामिन बी है एंड विटामिन सी है ये आपका वाटर सोल्यूबल होता है। ओके, यानी पानी में घुलनशील। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एंड आपका जो विटामिन सी है इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, साइंटिफिक नेम।
ओके। सो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइट्रस फल में कैंकर रोग किसके द्वारा फैलता है? साइट्रस फल में कैंकर रोग आपका फैलता है बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। लाइपेज एक एंजाइम है, इसका कार्य क्या होता है? इंसुलिन का फ्रक्टोज में रूपांतरण, पेप्टोन्स का अमीनो एसिड में विघटन, माल्टोज का ग्लूकोज में रूपांतरण या फिर वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरीन में उत्प्रेरित करता है। लाइपेज का काम क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th वाला ऑप्शन, वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरीन में उत्प्रेरित करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खमीर में अवायवीय श्वसन के परिणाम से बने उत्पाद हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल, ऑक्सीजन और जल या फिर ऑक्सीजन और अल्कोहल। सो जो आपका खमीर होता है यानी आपका जिसे ईस्ट कहते हैं, और ये आपका एक कवक यानी फंगस होता है। ओके, और इसका जो कार्य होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल। ओके, यानी खमीर जो है वो ग्लूकोज को तोड़ता है जिससे अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा बनती है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि चेचक इनमें से किस कारण से होने वाली बीमारी है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर फंगस। ओके, सो क्या होगा? करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरस। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। और इसके बारे में एक फैक्ट ये है, ऐसा माना जाता है कि कम से कम 3000 वर्षों से ये जो बीमारी है चेचक, ये अस्तित्व में है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है पित्तरस जो मानव शरीर में वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है डैश के द्वारा उत्पादित होता है, यानी किसके द्वारा? गॉल ब्लैडर, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर स्टमक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लीवर यानी यकृत। ओके, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोशिका चक्र के निम्नलिखित अवस्था में किसमें डीएनए खुद की प्रतिकृति बनाता है? एस स्टेज, एम स्टेज, G2 या फिर G1। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एस स्टेज। नेक्स्ट है जो प्रश्न है आपका वो है कौन सा अम्ल पेट में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? सो ये हम सभी को पता है। करेक्ट आंसर है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ग्रेफाइट का एक अपरूप है। ओके, ग्रेफाइट का अपरूप क्या है? कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। सो ग्रेफाइट का एक अपरूप है आपका कार्बन। ओके, डायमंड, ग्रेफाइट, कोल ये सभी कार्बन के अपरूप है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से हम सभी जानते हैं एनीमिया रोग होता है। ओके, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पादप से रेशे तेल एवं चारा प्राप्त होता है? जूट, अलसी, कपास या फिर मूंगफली। तो रेशा जो है वो जूट से प्राप्त होता है, बट हमें यहाँ पर तेल नहीं प्राप्त होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा कपास, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, सो आप क्वेश्चन नंबर पर मत ध्यान दीजिए, ठीक है, वो ऊपर नीचे हो गई है नंबरिंग। क्वेश्चन है आपका कि दुर्बल मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर किसका हिस्सा है? क्रोट का, मेंटल का, क्रस्ट प्लस मेंटल या फिर क्रस्ट, भूपर्पटी अर्थात क्रस्ट। राइट, सो जो आपका एस्थेनोस्फीयर है
ये मेंटल का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक सोर्स स्रोत नहीं है? एथेनॉल, गाय का गोबर, या फिर परमाणु ऊर्जा, या फिर लकड़ी। सो बायोगैस एनर्जी जो है उसका सोर्स आपका परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दाल निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का अच्छा सोर्स या स्रोत है? प्रोटीन का, विटामिन्स का, कार्बोहाइड्रेट का, या फिर वसा का। सो दाल जो आपके पल्सेस होती हैं ये सभी प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होती हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, कार्ब्स जो होते हैं जो कि जैसे राइस में, पोटैटो में, एट्सेट्रा में, तो ये आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंग यानी रेडियो वेव्स के संचरण में मदद करती है? समताप, मध्य ताप, या फिर बहिर्मंडल। सो रेडियो वेव्स जो होती हैं वो आपके तापमंडल में एग्जिस्ट करती हैं। ओके, थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, जो भी यूपी स्टेट से आपके एग्ज़ाम होते हैं उनमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम निम्न में से किस स्थान पर पाया जाता है? बांदा जिले में रजगांव, ललितपुर में, मिर्ज़ापुर में, या फिर सोनभद्र में। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ललितपुर जिला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तंतु नहीं है? लिनन, कॉटन, रेयॉन, या फिर जूट। क्या होगा करेक्ट आंसर, बताना है आप सभी को। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेयॉन। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व त्वचा कैंसर का एक संभावित कारण है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, बायोगैस का उपयोग, यूवी विकिरण से संपर्क, या फिर आईआर विकिरण से संपर्क। करेक्ट आंसर क्या होगा बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूवी रेज से संपर्क यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वायुजनित रोग है? वायुजनित रोग, कैंसर, चेचक, मलेरिया, या फिर आंत्र ज्वर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा चेचक। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है? कांच, जंगरोधी इस्पात, जल, या फिर ऑक्सीजन। सो जो भी आपके जंगरोधी इस्पात होते हैं इन सभी में आपके ध्वनि की चाल मैक्सिमम होती है। राइट। अगला सवाल है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? पालक, दही, इमली, या फिर सिरका। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा दही, ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, जो कर्ड होता है इसमें आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सेट्रिक एसिड, या फिर एसिटिक एसिड। कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑक्जेलिक एसिड। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि कौन सा अम्ल आपका सिरके में मौजूद होता है यानी विनेगर में। ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, एसिटिक एसिड में आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
CH3COO CH2Cl3 का फॉर्मूला है किसका? ब्यूटानोइक एसिड का, मिथाइल एथेनोट का, एथिल एथेनोट का या फिर प्रोपेनोइक एसिड का? किसका आपका ये फॉर्मूला है, बताना है। थर्ड ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एथिल एथेनोट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है, बताना है। ऑप्शंस है ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम या फिर कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सेकंड क्लोरीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन या फिर हीलियम। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन का उत्पादन करता है? यकृत, अग्न्याशय, प्लीहा या फिर पित्ताशय। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अग्न्याशय। ओके, पैंक्रियाज आपका इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है? एनीमोमीटर, बेवोमीटर, यूडियोमीटर या फिर पिक्नोमीटर। द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? करेक्ट आंसर होगा आपका पिक्नोमीटर। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी? आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शंस हैं आपके, बताना है आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार्ल लैंडस्टेनर। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, क्वेश्चन है, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलीकृत जल के 10 अणु नहीं होंगे? ओके, ग्लोबेट सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, बोरेक्स या फिर एप्सम सॉल्ट। 10 अणु नहीं होंगे, वो होगा आपका एप्सम सॉल्ट। ओके, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, मक्खन का उदाहरण है निलंबन, कोलाइडल सॉल्यूशन या फिर पायस या फिर मिश्रण। क्या होगा करेक्ट आंसर? जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 पायस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर है कि बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग होती है कितनी? 10 to 12 pm, 1 to 10 mm, 455 से 390 nm या फिर 230 to 310 pm। जो वॉयलेट कलर है उसकी आपको वेवलेंथ बतानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 445 to 390 nm। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, डैश के अलावा निम्नलिखित में से सभी संघनन बहुलक हैं? ओके, पॉलिएस्टर, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीआमाइड, पॉलीकार्बोनेट। जो ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉलीप्रोपिलीन। ओके, ये पॉलीमर है, इनमें से आपको संघनन बहुलक बताना था तो वो है आपका पॉलीप्रोपिलीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कठोर कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह कौन सा होता है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या फिर एंथ्रेसाइट। से सबसे जो बेस्ट कोल होता है वो होता है आपका एंथ्रेसाइट। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गैल्वेनाइजिंग का अर्थ है स्टील को ढकना किसकी परत से? क्रोमियम, जस्ता, एल्युमिनियम या फिर निकल। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड जस्ता। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन है महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है दायां निलय, बायां निलय, दायां आलिंद या फिर बायां आलिंद। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बायां निलय। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? रेशम उत्पादन, मत्स्य पालन, तंबाकू की खेती या फिर उद्यान कृषि। सो वो कहलाता है आपका उद्यान कृषि। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग आईसी चिप्स के निर्माण के लिए किया जाता है? सिलिकॉन, मैग्नीशियम, मरकरी या फिर लोहा। सो करेक्ट आंसर होगा आपका सिलिकॉन। जो आईसी चिप होती है यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स, वे आपकी बनती हैं सिलिकॉन की। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिसमें आलू तले जाते हैं उसमें तेल की अशुद्धता को रोकने के लिए चिप्स की थैलियों को किस गैस से भरा जाता है? क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, नाइट्रोजन। ओके, ये जितने भी हम लोग कुरकुरे, चिप्स के पैकेट्स होते हैं इनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल करी जाती है। ठीक है, सो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कठोर पानी में कपड़े अच्छे से नहीं धोए जाते क्योंकि पानी छूने में कठोर लगता है, कठोर पानी में अपर्याप्त लवण होते हैं जो सफाई प्रक्रिया में तेजी लाते हैं, साबुन गंदी कणों पर हमला करने के बजाय लवण से अभिक्रिया करके मैल का निर्माण करता है, कठोर पानी भारी होता है। क्या कारण है जो हार्ड वाटर में कपड़े अच्छे से नहीं धोए जाते? सो करेक्ट आंसर होगा साबुन गंदे कणों पर हमला करने के बजाय लवण से रिएक्शन करके मैल का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है मंदिर की घंटियां धातुओं से बनी होती हैं क्योंकि वे होती हैं भारयुक्त, नमनीय, लचीला या फिर ध्वनिक। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ध्वनिक। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परीक्षक के रूप में किया जाता है? सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सैकरीन, डाइक्लोफेनेक सोडियम, सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट। क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सोडियम मेटाबाइसल्फेट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि टूथपेस्ट को सफ़ेद बनाने के लिए कौन सा केमिकल रसायन का उपयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सेकंड है सोडियम कार्बोनेट, थर्ड है टाइटेनियम डाइऑक्साइड या फिर जिंक ऑक्साइड। क्या होगा करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं थर्ड। ओके, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोडा अम्ल अग्निशामक किस तरह आग बुझाता है? आपको बताना है दहनशील पदार्थ निकालकर, हवा की आपूर्ति में कटौती करके, ज्वलन तापमान बढ़ाकर या फिर इनमें से कोई नहीं। सोडा अम्ल अग्निशामक किस तरह आग बुझाता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, हवा की आपूर्ति में कटौती करके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि डैश गैस का उपयोग फलों के कृत्रिम रूप से पकने के लिए किया जाता है। सो ये प्रश्न आपका शायद से कोई एग्ज़ाम हो जिसमें ना पूछा गया हो, ये आपका बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम्स हों। सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर 1। ये आपका आर्टिफिशियल तरीके से जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको पकाने में यूज़ होता है। अगला प्रश्न है
क्वेश्चन है कि फ्राइंग पैन में किस प्रकार की सरफेस कोटिंग का उपयोग किया जाता है? टेफ्लॉन कोटिंग, सिरेमिक कोटिंग, हार्ड कोटिंग, ऑयल कोटिंग। सो करेक्ट आंसर होगा टेफ्लॉन कोटिंग, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि चाय और कॉफ़ी का मुख्य सक्रिय घटक है एस्पिरिन, निकोटीन, क्लोरोफिल या फिर कैफीन। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कैफीन। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है सामान्य अर्थ वाले प्रतीकों के साथ निम्नलिखित में किसका उपयोग परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करने के लिए मानक के रूप में किया जाता है? आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा C12। ओके, इसका आपका उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? पानी में चीनी घुलना, बर्फ का पिघलना, क्रिस्टलीकरण या फिर दूध का खट्टा होना। सो केमिकल प्रोसेस इसमें बताना है आपको कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध का खट्टा होना। ओके, दूध से दही जमना, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कार्बन मोनोऑक्साइड में प्रत्येक 1 ग्राम कार्बन के लिए लगभग कितनी ऑक्सीजन होती है? 2.66 ग्राम, 1.33 ग्राम, 0.23 ग्राम या फिर 4.11 ग्राम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1.33 ग्राम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास क्या होता है? 12, 16, 11 या फिर 24। करेक्ट आंसर हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु मौजूद होते हैं? 4, 1, 2 या फिर 3। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है स्थिर आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर, कूलॉम, हेक्टेयर या फिर किलोग्राम। स्थिर आवेश का एसआई मात्रक। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कूलॉम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक अधिक महंगी धातु को एक सस्ती धातु के ऊपर विद्युत की सहायता से निक्षेपित किया जाता है क्या कहलाता है? ओके, ऑप्शंस हैं आपके विद्युत धातुकर्म, विद्युत लेपन, विद्युत निक्षेपण या फिर विद्युत शोधन। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विद्युत लेपन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि हर्ट्ज की यूनिट क्या है? हर्ट्ज किसकी यूनिट है? फ्रीक्वेंसी, इनमें से कोई नहीं, चक्रों की संख्या या फिर प्रेशर दाब। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग को उसके माध्यम से गुजरने की अनुमति नहीं देता है? द्रव और ठोस, गैस और द्रव, ठोस और गैस या फिर निर्वात। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका निर्वात यानी वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता है साउंड के ट्रैवल करने का, इसलिए ध्वनि तरंग को उसके माध्यम से, ध्वनि जो तरंग है वो उसके माध्यम से नहीं गुजर पाती, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल से जुड़ जाएं और वीडियो को शेयर कर दी जिससे औरों तक भी यह वीडियो पहुंचे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गैलीलियो के गिरते वस्तु के नियम का दूसरा नाम क्या है? गैलीलियो के गिरते वस्तु के नियम का दूसरा नाम क्या है? गति का नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम या फिर न्यूटन का तीसरा नियम। सो सबसे पहले तो हम सभी जान लेते हैं कि
न्यूटन के तीनों नियम कौन कौन से हैं? ओके, सो जो पहला नियम है वो है आपका कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ओके, सो जिसे आपका जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसको आपको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। बढ़ते हैं अपने न्यूटन के दूसरे नियम की ओर। दूसरा आपका नियम है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले बल का समानुपाती प्रोपोर्शनल होती है और इस संवेग परिवर्तन की दिशा सदैव बल की दिशा में ही होती है। इसे हम संवेग के नियम के नाम से भी जानते हैं, संवेग का नियम। ओके, बढ़ते हैं न्यूटन के तीसरे नियम की ओर। तो बात करते हैं न्यूटन के तीसरे नियम की। ओके, तो तीसरा नियम ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस पर्टिकुलर नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया यानी एक्शन रिएक्शन के नियम के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो ये थे हमारे न्यूटन के तीनों नियम। सो गैलीलियो के गिरते वस्तु के नियम का जो दूसरा नाम है वो है आपका न्यूटन का पहला नियम। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि यदि वस्तु पर लगाया गया बल इसकी गति की दिशा में हो तो वस्तु की जो गति है वो क्या होगी? बढ़ जाती है, रुक जाती है, कम हो जाती है या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से क्या ध्वनि की पिच निर्धारित करता है? आयाम, आवृत्ति, प्रबलता या फिर तरंग दैर्घ्य? सो क्या होगा करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। ओके, सो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तारों की ऊर्जा का अक्षय स्रोत के कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण, हीलियम का हाइड्रोजन में रूपांतरण, रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय, ऑक्सीजन की अधिकता। तो जो स्टार्स में जो एनर्जी है, इनफिनाइट एनर्जी, उसका सोर्स क्या है? सो उसका सोर्स है आपका ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है मानव शरीर में एकमात्र ग्रंथि कौन सी है जो प्रकृति में अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है? सो वो है आपका अग्न्याशय। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या मनुष्य में हृदय स्पंदन और श्वसन गति को नियंत्रित करता है? पीयूष ग्रंथि, मेरुरज्जु, मेरुदंड या फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा? सो क्या होगा करेक्ट आंसर बताना है आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि कोहनी व घुटने में किस प्रकार की संधि यानी जॉइंट पाया जाता है? विसर्पी, धुराग्र, कब्जा या फिर कंदुक खलिका संधि? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कब्जा संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक है और फल और अखरोट के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं आपके मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन या फिर जस्ता। क्या होगा करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 मैग्नीशियम आपका आवश्यक है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है CO2 जब अधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी फिर से रंगहीन हो जाता है। इसका कारण है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड या फिर कॉपर कार्बोनेट? क्या है इसका कारण आपको बताना है। सो इसका कारण है आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ओके, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन या फिर नील्स बोर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा देता है? प्रोटीन से भरपूर, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर, वसा से भरपूर या फिर मिनरल और विटामिन से भरपूर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट से भरपूर, ऑप्शन नंबर 2। ओके, सो यहाँ फिनिश होते हैं साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी और जो भी आपके यूपी स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें साइंस आपसे पूछा जाता है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सो बायो की मैराथन क्लास चैनल पर अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।